नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस श्रृंखला में हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का जो हम सब पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों, वह पेपर आपका 3 फरवरी 2023 को पूछा गया था, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं, ईवीएस को कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे हम सब सीटेट के नए स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व कराया जाता है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आपका जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2022-23 में, वह टोटल आपका एग्ज़ाम चला था 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक। यह आपका पूरा एग्ज़ाम दोस्तों 22 सीटों में हुआ था और आपको इस चैनल पे यस फॉर स्टडी पे सभी के सभी 22 सीटों को कवर कराया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी की शुरुआत होती है। जो का हिंदी पूछा जाता है दोस्तों 15 नंबर शिक्षण से रहता है और जो इसमें और 15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश से आता है। तो गद्यांश पद्यांश जो दिया रहता है उसी को पढ़कर आपको उसी से आंसर देना रहता है। सबसे पहले इसमें जो गद्यांश दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ मीनार गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है। आगे देखते हैं। सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं है हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य से मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का दोस्तों उद्देश्य है। यह था आपका पद्यांश हो गया, जो गद्यांश दिया गया था गद्यांश हो गया। अब जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसी गद्यांश से बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि पहला ऑप्शन है जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो साहित्य देता है। साहित्य जीवन की सृष्टि है, साहित्य का आधार जीवन है, या फिर साहित्य जीवन की दृढ़ता देता है। दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि साहित्य जो है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आधार ही जीवन है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, इसमें सी इज राइट आंसर हो। साहित्य जीवन का गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार दोस्तों क्या है, जीवन है। परमात्मा की सृष्टि मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। तो पहला ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही पढ़ा था दोस्तों, मनुष्य किसकी खोज में लगा रहता है, आपके परमात्मा की, आनंद की, साहित्य की, या फिर रत्न द्रव्य की। तो इसमें दोस्तों आप राइट आंसर होगा आनंद की। दोस्तों जो मनुष्य है दोस्तों वह जीवन भर आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह आनंद कहीं मिलता है, किसी को आनंद यह कहीं मिलता है, जैसे कि आपके गद्यांश में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य कह रहे हैं कि ईश्वर उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, या फिर आनंद उत्पन्न करना। दोस्तों जो आपके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है वह आपका आनंद उत्पन्न करना है। जैसे उस आपके गद्यांश में बताया गया है कि जीवन का जो साहित्य का उद्देश्य है वह आनंद उत्पन्न करना है। तो सबको आनंद अपना अलग अलग जगह आनंद मिलता है। गद्यांश के अनुसार दोस्तों वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है सुंदर व सत्य में। उसी आनंद को दर्शाना ही, वही आनंद उत्पन्न करना क्या है दोस्तों, साहित्य का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन
कह रहे हैं वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। सच्चा आनंद कहाँ मिलता है दोस्तों? जस्ट गद्यांश की लास्ट लाइन में हमने आपको बताया था, साहित्य व जीवन से, भरे पूरे परिवार से, सुंदर व सत्य से, लंबे चाहे लंबे चौड़े भवन से। तो दोस्तों जो वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है, सच्चा आनंद आपको कहाँ मिलता है? सच्चा आनंद आपको मिलेगा सुंदर व सत्य से। जो आपका सच्चा आनंद मिलता है, गद्यांश में लिखा गया है, जो हमको सच्चा आनंद मिलता है वह सुंदर व सत्य से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं साहित्य के आनंद का आधार है। साहित्य के आनंद का क्या आधार है? सुंदर और सत्य को पाना है, जीवन है, ईश्वर पाना है दोस्तों, या फिर परमात्मा है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदर और सत्य को पाना है दोस्तों, साहित्य के आनंद का आधार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि परिमिति का अर्थ है। परिमिति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पहला, सीमित है या फिर दबा हुआ है, विस्तृत है या फिर फंसा हुआ है। परिमिति का दोस्तों अगर हम सब अर्थ की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परिमिति का अर्थ होता है सीमित। परिमिति का अर्थ सीमित। परिमित के अन्य अर्थ जो आपको है मापा जा चुका हो, कम, थोड़ा, मामूली, अल्प, ये सब उसके अलग अलग अर्थ हैं। उसी में आपका सीमित भी आता है। परिमित मतलब कि जो सीमित हो, जो अल्प हो, जो थोड़ा हो, यह सब आपके किस में आएंगे दोस्तों? परिमिति का अर्थ ही है। और अगर विस्तृत की हम सब बात करें तो विस्तृत का अर्थ फैला हुआ है, विशाल, चौड़ा, खुला हुआ, यह सब आपके विस्तृत का अर्थ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कहें आनंद का समानार्थी शब्द है। आनंद का समानार्थी क्या है दोस्तों? जीवन है, खुशी है, साहित्य है या फिर परमात्मा है। तो दोस्तों आनंद का समानार्थी शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, खुशी। बहुत कहीं बहुत आनंदित है, आनंदित है, आनंद का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों वह आपका खुशी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। आपको सुबोध का विलोम बताना है। सुबोध का विलोम शब्द होगा, निर्बोध होगा या फिर दुर्बोध होगा या फिर कुबोध होगा या फिर विचलित होगा। दोस्तों सुबोध का विलोम होगा दुर्बोध। सुबोध का विलोम दुर्बोध होगा। अब सुबोध का विलोम दुर्बोध, विचलित का अगर इसमें देखिए दोस्तों विचलित दिया है, विचलित का दोस्तों अविचलित होगा, सरल का दोस्तों कठिन होगा और प्रचलित का दोस्तों अप्रचलित होगा। यह सब और भी विलोम हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो दोस्तों इसमें जो ग्रामर पूछा जाता है तो ग्रामर ऐसे ही पूछे जाते हैं। ग्रामर इसमें अलग से नहीं पूछा जाता। जो आपका गद्यांश दिया जाता है, पद्यांश दिए जाते हैं, उसी में से 1-2 नंबर आपके 3 नंबर पूछे जाते हैं आपके ग्रामर से। इसलिए ग्रामर अब जो बेसिक ग्रामर का आपका नॉलेज रहे बस आप सीटेट में उतना ही आपके लिए इनफ है। क्योंकि इसमें ग्रामर देखिए एक क्वेश्चन आपका गद्यांश में ये पूछा गया है ग्रामर। बाकी अभी तक हमने 8 क्वेश्चन को कवर किया। 8 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपके ग्रामर से नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर क्रिया है या फिर विशेषण है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशेषण है, क्योंकि लंबे चौड़े की बात करें, लंबे चौड़े भवन। तो दोस्तों लंबा चौड़ा क्या है? लंबा चौड़ा विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? भवन की विशेषता बता रहा है। तो यह आपका विशेषण है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों पद्यांश दिया गया है, आपको 10 से 15 तक पद्यांश दिया गया है। उसको पढ़कर आपको उसका आंसर बताना है। इसको पढ़िए, इसी में से आपको उसका आंसर बताना है। कह रहे हैं कि छोड़ो भी ऐसा तो जीवन में होता है, जो कभी मिलता है वह कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में मंजूरित तुलसी के नीचे करे नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुने ना सुने तो भी मंदिर तो मंदिर ही है। उसमें जो रोज़ शाम दिया नहीं जलाता है वह तो घर लौटने के अपने ही मार्ग पर अंधेरा फैलाता है। तो दोस्तों यह आपके पद्यांश दिए गए, इसको पढ़ के इसी से इस जो आपके लाइन दी गई इसी से आपके क्वेश्चन बने हैं, उसको आपको बताना है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन इससे बना हुआ है, कह रहे हैं कि जीवन में
कह रहे हैं जीवन में प्रायः खाली जगह हैं, घटनाएं होती रहती हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लूटने और रूठने की, आने और जाने की, कुछ मिलने और कुछ छिन जाने की, भूलने व याद करने की। जीवन में जो प्रायः घटनाएं होती रहती हैं उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ मिलता है कुछ छिन जाता है, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि आपकी ऊपर लाइन में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके मंजूरी तुलसी के नीचे दिया जलाने का क्या आशय है? जो मंजूरित है वह तुलसी के नीचे दिया जला रहे, तो उसका क्या आशय है? तुलसी को हरा भरा रखने के लिए, जीवन के हर परिस्थितियों में आस्था बनाए रखना, दिया जलाकर पूजा करना, या फिर भजन कीर्तन करना। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अब तुलसी को हरा भरने करने के लिए वह दिया नहीं जला रही है। उसका जो राइट आंसर है जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपकी कैसी भी परिस्थिति हो दोस्तों, आप डेली अगर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं? तो उसमें आपकी आस्था है। कोई भी समस्या हो जाती है तो आस्था के प्रति उसका विश्वास है, जो डेली तुलसी के नीचे वह दिया जला रही है। तो राइट आंसर दोस्तों बी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि घर लौटने के मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है? घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है? घर जाने वाले रास्ते को, घर जाने वाली गली को, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को, निराशा और हताशा को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। कह रहे हैं कि अंधेरा फैलता है का आशय क्या है? निराशा भरा जीवन, कम रोशनी वाली रात, अधिक अंधेरा हो जाना, या फिर अंधेरे का विस्तार होना। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है निराशा भरा जीवन। जब अंधेरा फैलता है तो दोस्तों इसका तात्पर्य है उसका जीवन जो है निराशा भरा जीवन हो गया। ऐसा नहीं कि अंधेरा फैल गया उसके जीवन में कम रोशनी होगी। जो कविता में कहा गया उसके हिसाब से आपको बताना है। तो कविता में अंधेरा फैलने का मतलब क्या है दोस्तों? निराशा भरा जीवन। अगला क्वेश्चन को हम सब कवर करते हैं। कह रहे हैं कि मंजूरी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होगा। एक आपको ग्रामर मिल गया था गद्यांश में, एक ग्रामर यहाँ मिला है पद्यांश में। अब देखिए और ग्रामर मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम समझ लीजिए अभी तक हमने 2 ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 14 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, तो एक क्वेश्चन अभी और बचा है। अगर वह ग्रामर होगा तो 3 ग्रामर हो जाएंगे, नहीं तो आपके 2 ग्रामर पूछे गए हैं। मंजूरी शब्द में मूल शब्द प्रत्यय होगा। ऑप्शन है मंजूरी प्लस तय, या फिर मंजर प्लस इत, मंज प्लस रित, या फिर मंजरी प्लस इत। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा उसको आपको बताना है। ऑप्शन मंजरी और प्लस इत। दोस्तों इसका जो प्रत्यय होगा मंजरित, इत प्रत्यय है, और मूल शब्द दोस्तों मंजरी है। मंजरी प्लस इत बराबर मंजरित। तो ये आपके राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं संध्या की सुंदरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है। कौन है? आशावादी है, निराशावादी, या फिर तुलनात्मक है, या फिर अनास्थावादी है। तो संध्या की सिंदूर में प्रकाश रेखांकित वाक्य में भावाभास क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन आपको बताना है। इसमें राइट आंसर हो आशावादी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आशावादी। कह रहे हैं संध्या की सिंदूरी प्रकाश में क्या आपको दिख रहा है? इसमें एक आशा दिख रही है दोस्तों, यह एक आशावादी भावाभास है। तो यहाँ पे हम सब विषय वस्तु को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें हम सब गद्यांश पद्यांश को पढ़ें। इसमें दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करिए कि इसमें ग्रामर आपका जो पूछा गया 2 क्वेश्चन पूछा गया। अब ग्रामर, बेसिक ग्रामर का आप नॉलेज रखिए, उतने से आपका ग्रामर सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीटेट में ग्रामर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, 4 पूछेगा, और नहीं तो यही 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम सब यहाँ से शिक्षण को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? पहला कह रहे हैं भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन, या फिर प्रस्तुतिकरण शैली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बताना पहला, तीसरा, चौथा है, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा है, या फिर तीसरा, चौथा है, या फिर तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा चौथा है। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी।
पहला सही होगा और आपका दूसरा सही होगा और चौथा सही होगा। आप भाषा में प्रवाह और विषय वस्तु में निपुणता और आपका प्रस्तुतिकरण में शैली, लेकिन विभिन्न लेखनों के कथन ये आपके गलत होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है। ऑप्शन है पहला अनुमान, प्रश्न करना, अस्पष्ट कहना, या फिर सारांशीकरण, या फिर मान लेना, चर्चा करना, नोट करना, या फिर सारांशीकरण, या फिर कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण, या फिर विचार करना, अभिव्यक्त करना, या फिर मॉनिटरिंग करना, या फिर और सारांशीकरण। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। करें अनुमान पहला, प्रश्न करना, अस्पष्ट कहना और फिर तब आपका सारांशीकरण सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि संप्रेषणात्मक गतिविधि की शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, दोस्तों विद्यार्थियों को निर्देशन दे रही है। तो इसमें दोस्तों जो कि वह विद्यार्थियों को क्या दे रही है, कह रहे हैं कि संप्रेषणात्मक गतिविधि में शुरुआती चरण में अध्यापक विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो मदद दे रही है। क्या दे रही है दोस्तों, मदद दे रही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संप्रेषणात्मक गतिविधि शुरुआती चरण में अध्यापक विद्यार्थियों जहाँ आवश्यकता मदद दे रही है, तो धीरे धीरे उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या दे रही है दोस्तों, मदद दे रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अंग्रेजी में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। ये समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रियात्मक। दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा इसमें जो है अंतःक्रियात्मक इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि श्रव्य में लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्व का प्रत्यक्ष अध्यापन। दूसरा है श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। अगला है कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या फिर कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामग्री आधारित निर्देश। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं। कह रहे हैं द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, या फिर अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा से प्रतिक्रिया देना, या फिर विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करें विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, तो इसमें यही शामिल है कि विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों के पिछले माह की गई आम उत्सुकताओं और व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है। लिखित विमर्श चिंतन या फिर वाचित विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन या फिर अप्रकाशित विमर्श चिंतन। इसमें बात कर रहे हैं कि आम के उत्सुकताओं का व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। किसका, आम का। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाचिक। दोस्तों विमर्श चिंतन की बात कर रहे हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन दिया गया है जो संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम या फिर प्राकृतिक उपागम या फिर शब्दकोशी उपागम। तो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों शब्दकोशी उपागम, क्योंकि इसमें बात करें भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। क्या देता है दोस्तों? शब्दकोशी उपागम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना है कि निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। कौन असमान है उसकी आपको पहचान करना है। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास में समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। कह रहे कि भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, अर्जन भाषिक निपुणता से के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, या फिर अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं अर्जन जो है अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। क्योंकि जो एक होता है दोस्तों, जो आपके एक वैज्ञानिक थे दोस्तों नाम चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा अर्जन की क्षमता जो बालक में जन्मजात होती है, वो भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। जो बालक के भाषा पहचानने की क्षमता होती है दोस्तों, बालक जन्म के साथ ही पैदा होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग को विकसित करने का प्रयास है। ऑप्शन है रॉजर ब्राउन, या फिर स्टीफन कौसन, या फिर ब्लूमफील्ड, या फिर केविल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टीफन कैसन। प्राकृतिकवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग को विकसित करने का प्रयास करता है दोस्तों? तो आप स्टीफन कैसन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। अभिकथन ए है, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के सर्वपरीक्षण के रूप में कार्य करता है। जो कारण दिया गया है दोस्तों इसमें यार करें पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा सही है। तो कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। ये जो दोनों कथन दिए गए हैं, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच सुधारने पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, यह भी आपका सही है। फिर अगला जो कहा गया है पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण को सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो दोस्तों ये दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कड़े पटह कान के पर्दे से टकराती हैं श्रवण के रूप में जानी जाती हैं। संप्रेषण के दौरान श्रवण की सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन बी गलत है, या फिर ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी दोनों सही हैं, या फिर ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही हैं। इसमें जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछ रहा है। बच्चे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो यही अध्यापक होने के नाते आप मुख्य ध्यान
किस पर नहीं हो, और नहीं को नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए आपको नहीं को ध्यान देना है। पहला जो है विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, अध्यापक होने के नाते आप करेंगे इसको। फिर अगला कह रहे हैं सभी को एक समान समय देना, ये भी आपके सही है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा समय दीजिए, किसी को नहीं समय दीजिए, तो ये भी आपका सही है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, और अगला ऑप्शन है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति एवं समन्वता करना। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका गलत है, ये आपका सी गलत है। बाकी ये भी सही है कि अभी जितने भी बच्चे आपके अलग अलग संस्कृत के हैं सबको आपको समान करना है, ऐसा नहीं कि किसी को आप बढ़ावा दीजिए किसी को नहीं। तो ऑप्शन डी गलत है, और गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करेंगे भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या फिर वर्तनी विषयक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रूपग्राम। रूपग्राम जो है भाषा के शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। क्या दोस्तों? रूपग्राम को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं। कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी हैं जो कि एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, संकोच करते हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे उनके संकोच को दूर करने के लिए, सर्वोत्तम उपाय क्या है। कह रहे हैं उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधि का आयोजन कर उनमें से विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, या फिर उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, या फिर उन्हें कुछ इस तरह से काम दिया जाए। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा, इसमें कह रहे हैं संकोच दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। उन्हें विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षों में अनौपचारिक गतिविधि का आयोजन कर उन्हें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, या फिर जो तीसरा है उन्हें निष्पादन हेतु पुनर्बलन दिया जाए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमने दोस्तों हिंदी को भी कवर कर लिया। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हम सब इसमें सीटेट के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको डेली सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ यह वीडियो में ही समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।